हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्पेशल है जिन्हें ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आता, या फिर थोड़ा थोड़ा आता है, या फिर 50% आता है। उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल है। और जिन्हें ट्रांसलेशन आता है उनके लिए भी ये स्पेशल है, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूल बताए जाएंगे जो शायद आपको ना पता हो। इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहना और पूरा वीडियो देखना। जो लोग नया सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, और जिनको ट्रांसलेशन आता है 50%, वो थोड़ा सा स्किप करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने नंबर वाइज लिख रखा है। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्या है वो भी देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रांसलेशन का बेसिक। ट्रांसलेशन का बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, वाक्यों को पहचानना, यानी कि वाक्य पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य है, क्या है इसमें। थर्ड पे क्या है, वाक्यों के वचन को पहचानना, वाक्यों का वचन कौन सा, एक वचन है या बहुवचन। चौथा क्या है, कौन सी सहायक क्रिया कहाँ लगेगी, हमें सही सहायक क्रिया का चयन करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे, ट्रांसलेशन का बेसिक। जैसा बेसिक मुझे बताया गया था मैं भी आपको वैसा ही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बेसिक क्या है, एक वचन कर्ता, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर। ये 5 होते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट। अब इनके अर्थ भी देख लेते हैं। ही मीन्स क्या होता है, वह। सी मीन्स भी क्या होता है, वह। इट मीन्स यह। दिस मीन्स भी क्या होता है, यह। दैट मीन्स वह। यानी कि वह की 3 स्पेलिंग्स हो गई। एक हो गई ही, दूसरी हो गई सी, तीसरी हो गई दैट। अब हम वाक्य को ट्रांसलेट करते समय हम कौन सी कहाँ पर लगाएंगे, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख रखा है। तो ये जो ही है, जब वाक्य में प्रयोग होगा तो पुरुष के लिए प्रयोग है, यानी कि उस वाक्य में पुरुष का बोध हो रहा होगा। और सी का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में स्त्री का बोध हो रहा होगा। और दैट का प्रयोग जब वाक्य में वस्तु का, यानी कोई वस्तु होगी, तब हम वह के अर्थ के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। यह शब्द के भी 2 अर्थ हैं। यह शब्द की भी 2 इंग्लिश हैं। पहली इट है और दूसरी दिस है। छोटे जीव जंतुओं के बारे में जब बात हो रही होगी तो हम यह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, इट। और जब वस्तु के लिए बात हो रही होगी तब हम वस्तु की इंग्लिश क्या लिखेंगे, दिस। ये हो गए हमारे एक वचन कर्ता। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि हमारे एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। 5 हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट। और इनके अलावा भी एक होता है नाम, यानी कि किसी का भी नाम होगा तो एक वचन कर्ता के अंतर्गत आएगा। या चाहे वो किसी लड़की का नाम हो, किसी लड़के का नाम हो, वो एक वचन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन नाम एक ही होना चाहिए। अगर 2 नाम है तो वो बहुवचन के अंतर्गत चले जाते हैं। तो हमने एक वचन जान लिया। अब हम देखते हैं बहुवचन। बहुवचन के अंतर्गत भी 5 हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कौन से मीनिंग कहाँ पे लगेगी। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, वह राम है। वह राम है, यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिर्फ इंग्लिश चुननी है। देखो वह की इंग्लिश हमें 3 मिली थी। पहले थी ही, दूसरी थी सी, तीसरी थी दैट। हमें यहाँ पे कौन सी लगानी, वही हमें देखना है। हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं, क्या है, वह राम है। जब हमने इस वाक्य को पढ़ा तो हमें पता चला कि इस वाक्य में किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है, और पुरुष के बारे में बात होगी तो हम कौन सी इंग्लिश लिखेंगे वह के लिए, हम क्या लिखेंगे, ही, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो इस ही की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, इस वह की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, ही। सेकंड एग्जांपल क्या है, यह चींटी है। यह की इंग्लिश हमने 2 बताई हैं, क्या है, इट, और दूसरी दिस। हम यहाँ पे कौन सी लिखेंगे, इट। इट हमने क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे चींटी की बात हो रही है जो कि छोटा जीव है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, वह कुर्सी है। वह की इंग्लिश 3 है, इसमें कौन सी लगेगी, दैट। दैट क्यों लगेगी, क्योंकि कुर्सी है, कुर्सी एक वस्तु है। चौथा एग्जाम्पल क्या है, वह खेलती है। वह की इंग्लिश क्या थी, ही, सी, दैट। यहाँ पे कौन सी लगेगी, सी लगेगी। क्यों सी लगेगी, खेलती है, किसी स्त्री के बारे में बात हो रही, और जो सी हमारा है वो स्त्रीवाचक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सी। आइए अब हम बहुवचन कर्ता देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आई, यू, वी, दे, दीज, दोज। 6 हैं कुल मिलाकर, आपको ये याद करने पड़ेंगे।
आपको एक वचन कर्ता भी याद करने पड़ेंगे और बहुवचन कर्ता भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आगे आपको बताया जाएगा किसी कोई टेंस बताया जाएगा या कोई लिंकिंग वर्ब बताई जाएगी, तो सबसे पहले आपको यही बताया जाएगा कि एक वचन कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी और बहुवचन कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। और जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आप उसे हल ही नहीं कर पाएंगे। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छा, यदि आपको नहीं आता है सबसे पहले आप इसको तैयार करेंगे, उसके बाद मैं जो आगे बताऊंगा आप उसको तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको इसे तैयार करना है, वो भी काफ़ी मजबूती से, आपको सही से याद होने जाने चाहिए। आइए अब हम कुछ प्रश्नवाचक शब्द भी देख लेते हैं जिनका उपयोग में प्रायः टेंस में करना रहेगा। तो आइए देख लेते हैं सीरियल से। पहला क्या है, व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब। वेयर मीन्स कहाँ। व्हाई मीन्स क्यों। हु मीन्स कौन। विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से। ये तीनों में से कोई भी आएगा तो हम उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, विच। फिर क्या है, हाउ। हाउ की हिंदी कैसे। हाउ मैनी कितना, कितनी, कितने। हाउ मच इसकी भी हिंदी होती है कितना, कितनी, कितने। लेकिन हाउ मैनी का प्रयोग तब हम करेंगे जब वाक्य संख्यात्मक होगा, यानी कि कोई गिनती आ रही होगी इसमें। जैसे बोल दिया कितने लड़के, यानी कि लड़कों को हम गिन सकते हैं। और यदि उसने बोल दिया कितना दूध, तो हम दूध को गिन नहीं सकते, इसलिए उस कितना की इंग्लिश हम लिखेंगे हाउ मच। और कितना लड़के, तब हम कितना की मीनिंग क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। और आगे क्या है, हुम। हुम मीन्स किसे। हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। व्हाट मीन्स क्या। तो ये कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं, आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वाक्य बनाएंगे तो आपको इनकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, और जब आप तभी लिख पाएंगे तब आपको ये याद होंगे। यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। कुल मिलाकर ये आठ सहायक क्रियाएं हैं, जैसा कि आप लोग बोलते हैं। इनका उपयोग करना है हमें। ये मैं एक साथ क्यों बता रहा हूँ, देखो ये बहुत ही आसान है और आप लोग घबराइए नहीं। देखो अलग अलग हैं, इनको मैं अलग बताऊँगा। इजे मार का फंडा अलग है, वाजवेयर का फंडा अलग है, हैज हैव का फंडा अलग है, और हैड का फंडा अलग है, इसलिए मैंने कलर भी अलग अलग करके रखा है। लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नीचे लिखा भी है, इन सभी को लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। सभी लोग सहायक क्रिया कहते हैं, लेकिन इन्हें क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स। सहायक क्रिया नहीं बोला जाता। सहायक क्रिया वो होती है जो टेंस में लगती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, लिंकिंग वर्ब्स। इन सभी का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में कोई कार्य ना हो रहा हो। ये आठों हैं, आठों का प्रयोग हम तब करेंगे जब क्या हो रहा होगा, वाक्य में कोई भी कार्य नहीं हो रहा होगा। और भी एक है, और ना उस वाक्य में कोई मुख्य क्रिया हो, और उस वाक्य में ना तो कोई मुख्य क्रिया होगी, तब हम इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब इनमें से हम किसका प्रयोग करेंगे, अब उसी के बारे में आपको नीचे बताऊंगा बहुत ही आसानी से। देखो इनके एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ कि किन में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। पहला क्या है, राकेश बीमार है। इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, हमें भी ट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ अभी हमें सीखना है। अभी हमें सीखना है कि हमें इनका प्रयोग करना है, कहाँ करना है। दूसरा क्या है, सीता एक चालाक लड़की थी। इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा और ना इसमें कोई मुख्य क्रिया है, यानी कि ना ही इसमें कोई क्रिया हो रही। तीसरा क्या है, उसके पास एक पेन है। इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा, पेन है कोई बात नहीं, उसके कार्य लेकिन कोई नहीं हो रहा, और ना ही कोई इसमें मुख्य क्रिया है। यानी कि ये तीनों जो वाक्य मिले इनमें कोई ना तो कार्य हो रहा है और ना ही मुख्य क्रिया है। तो इनमें से हम किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रयोग नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। हम प्रयोग करेंगे, आगे चलते रहिए, सीखते रहिए। अभी हम आगे प्रयोग भी करेंगे और हल भी करेंगे। तो आइए अब इज एम आर का फंडा समझते हैं, यानी कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करना है। सबसे पहले हम इज एम आर को ले रहे हैं, उसके बाद हम वाज वेयर को लेंगे, उसके बाद हम हैज है, फिर हैड को। इज एम आर का प्रयोग कहाँ करना है, जब वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो शब्द आए तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, यानी कि इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और उस वाक्य में कोई कार्य भी नहीं हो रहा होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो कौन से शब्द आए वाक्य के अंत में, है, हैं, हूँ, हो, तो हम इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं इज का प्रयोग कहाँ करते हैं और एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसमें लिखा है एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया था कि एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक वचनकर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता क्या है, एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट तथा अन्य नाम, यानी जो कोई भी नाम हो, तब हम क्या करते हैं, एक वचन होते हैं वो, और उनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनमें हमें इज का प्रयोग करना है, लेकिन अभी हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सिर्फ अभी हम देखेंगे। पहला वाक्य क्या है, वह राम है। वह कौन वचन है, एक वचन है। एक वचन के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, इज का, तो इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। मोहन चालाक है। देखो ये एक नाम आया है, नाम किसके अंतर्गत आता है, एक वचनकर्ता के, और एक वचनकर्ता के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, इज का। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, वह महावीर है।
वह एक वचन के अंतर्गत आता है। एक वचनकर्ता के साथ हमें कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करनी है? इज। तो हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं एम का प्रयोग कहाँ करेंगे। एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। देखो आई जो है वो बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है, लेकिन ये बहुवचनकर्ता से ले लिया गया है और इसके साथ एम का प्रयोग किया गया है। और सभी शेष बहुवचनकर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। वैसे आई भी था बहुवचनकर्ता के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर आई वहाँ से ले लिया गया है और उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का। तो सबसे सिंपल तो यही है कि जब भी हमें आई मिले उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला क्या है? मैं बुद्धिमान हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो इसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लेंगे? एम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मैं एक छात्र हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। इसके साथ भी हम एम लेंगे। तो ये सबसे आसान है। और बाकी जो 5 बचे बहुवचन करता है वो कौन कौन से होते हैं एक बार ध्यान कर लेते हैं। यू, वी, दे, दीज, दोज। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम विद्यार्थी हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। यू बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है, तो उसके हिसाब से हम सहायक क्रिया कौन से लगाएंगे? आर लगाएंगे। वे अध्यापक हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे भी बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है, उसकी भी सहायक क्रिया क्या होगी? दे के साथ आर लिखेंगे। हम दोस्त हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी बहुवचनकर्ता के अंतर्गत है, इसमें भी हम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी हम ट्रांसलेट नहीं करें, अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ किन वाक्यों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी और आगे बढ़ते जाइए और कुछ सीखते जाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे, प्रयोग करना सिखाएंगे, सभी नियम बताएंगे बहुत ही आसानी से। आइए आगे बढ़ते हैं। वाज वेयर। वाज वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखो वाज वेयर का प्रयोग तभी होगा जब वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा होगा और न उसमें कोई मुक्रिया होगी। और इसमें एक शर्त क्या है? जब वाक्य के अंत में था, थी, ते आते हैं तो हम वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे क्या था? है, हैं, हूँ, हो आज शब्द आते हैं तो हम इजेमान में से किसी एक का प्रयोग करते थे। और इसमें क्या होगा? था, थी, थे में से कोई एक आएगा तो हम वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और देख लेते हैं वाज कहाँ पे लगेगा और वेयर कहाँ पे लगेगा। वाज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं तथा वेयर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। जब जो भी हमें एक वचनकर्ता मिलेगा उसके साथ हम वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, और जो हमें बहुवचनकर्ता मिलेगा उसके साथ हम वेयर। आपको एक वचन और बहुवचन अब याद ही हो गए होंगे, तो हम बहुवचनकर्ता के साथ वेयर लेंगे और एक वचनकर्ता के साथ वाज। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला क्या है? आदर्श बुद्धिमान था। आदर्श बुद्धिमान था। देखो वाक्य के अंत में क्या आया है? था। इसमें हम वाज या वेयर में से कोई एक लगाएंगे। अब हमें ये कंफर्म करना है कि वाज लगेगा या वेयर। तो आइए पूरा वाक्य एकदम नए तरीके से फिर से पढ़ते हैं। आदर्श बुद्धिमान था। ये जो मुझे नाम मिला है आदर्श, तो आदर्श जो है वो एक वचनकर्ता के अकॉर्डिंग आता है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ हमें वाज लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तुम गायक थे। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। और यू किसके अंतर्गत आता है? बहुवचनकर्ता के अंतर्गत। तो इसमें जो सहायक क्रिया लगेगी वो क्या लगेगी? वेयर। आइए आगे चलते हैं, हैज के बारे में पढ़ते हैं। जब वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं आए, या वाक्य के बीच में पास शब्द आए तो हैज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यानी कि या तो वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं आए, या फिर वाक्य के बीच में पास शब्द आए तो हम हैज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे? एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता के साथ हैज का और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, याद ही हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आप अच्छे से पढ़िए, भी आपको याद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, उसके पास एक घड़ी है। देखो इसमें कौन सा शब्द आया है? पास। तो हम इसमें समझ गए कि हैज में से कोई एक रहेगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तुम एक पेन रखते हो। देखो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आया? कौन सा वाक्य शब्द आया? रखते हो। इसमें क्या था? रखता है, रखते, रखते हो में से कोई एक आ जाएगा तो हम हैज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो क्या आया है? रखते हो। और इसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? हैज का या हैव का। देखो तुम है, यो बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हैव। और उसके की मीनिंग होती है ही किसके अंतर्गत आता है? एक वचनकर्ता के अंतर्गत, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। आइए आगे वाले देखते हैं। हमारी अंतिम लिंकिंग वर्ब है हैड। जब वाक्य के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे आए, या
वाक्य के बीच में पास शब्द आए तो हम दोनों वचन के कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें कोई शर्त नहीं है कि हम एक वचन कर्ता के साथ उस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ उस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। एक ही सहायक क्रिया है तो इसका हम दोनों वचन के कर्ताओं के साथ प्रयोग कर सकते हैं। देखो ये बिल्कुल ही उसकी पहचान है की तरह है। उसमें क्या था, यहाँ पे क्या था, है हो, यहाँ पे क्या हो गया है, था थी थे। देखो पास शब्द वहाँ पर भी था, पास शब्द यहाँ पर भी है, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। देखो वहाँ पे जब पास शब्द आया था तो लास्ट में क्या था, है, हा शब्द था, और यहाँ पे क्या है, था थी है। आओ ऊपर, आइए ऊपर देखते हैं। ये क्या है, पास शब्द भी आया लेकिन वाक्य के अंत में है शब्द आया, इसलिए ये है जो में से किसी एक में लगेगा। और जो दूसरा है उसमें क्या है, पास शब्द है लेकिन वाक्य के अंत में क्या है, थी, तो इसलिए हम इसमें हैड लगाएंगे। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है, हम 4 कुर्सियाँ रखते थे, रखता थी, रखते थे, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। यानी कि हम किसी भी वचन करता होगा तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम इसके रूल, यानी कि हम इनको हल कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के वाक्यों को हल करने का तरीका। अब मैं आपको इनको हल करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल ही मन लगा के पढ़िएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। बस एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जब मिलेगा तो हम उसको हल कैसे करेंगे। साधारण वाक्य कौन से होते हैं, जो देखने में नकारात्मक ना हो और ना ही उनमें से कोई प्रश्न बन रहा हो, तो वो साधारण वाक्य होता है। इसका जो रूल होता है बनाने का वो क्या होता है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस अन्य शब्द। कर्ता कौन होता है, जो वाक्य में विशेष होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वही कर्ता होता है। और सहायक क्रिया मैंने आपको बताई है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। अन्य शब्द यानी कि जो कुछ बचेगा उसकी इंग्लिश लिखनी होगी। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वह राम था। इसमें कर्ता कौन है, देखो कर्ता क्या है, वह, उसके बारे में बात हो रही, वह यानी कि वह विशेष है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, कर्ता। तो ही की इंग्लिश क्या, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, लिख गई। उसके बाद सहायक क्रिया। अब हम देखेंगे वाक्य हमारा कैसा है, इसमें हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड में से कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे। देखो ये वाक्य बहुत ही साधारण था, इसमें क्या था, लास्ट में था, तो हम ये समझ गए कि इसमें है वाज, वेयर में से कोई एक लगेगा। और वाज इसलिए लगा क्योंकि वचन जो था वो एक वचन था, और जो अन्य शब्द है वो है राम, तो राम को यहाँ लिख दिया। सहायक क्रिया क्या है, वाज, अन्य शब्द क्या है, राम। इस वाक्य का जो, इसके बारे में जो मैंने बताया वो भी आइए पढ़ लेते हैं। इस वाक्य के अंत में था शब्द आया है, अतः इसमें वाज, वेयर में से कोई एक लगेगा। क्योंकि कर्ता एक वचन है इसलिए वाज लगेगा। सो हल किया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे पास एक घड़ी है, तुम्हारे पास, इसमें पास शब्द आया है और वाक्य के अंत में है शब्द आया है, तो हम समझ गए कि इसमें हैज या हैव में से कोई एक लगेगा। अब देखा कर्ता बहुवचन है तो हम इसमें कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, हैव। तो आइए सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं और अपने रूल के हिसाब से हल करते हैं। तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी, यू, लिख गया। उसके बाद क्या था, सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैव। अन्य शब्द एक घड़ी की इंग्लिश हो गई ए वाच। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। इस वाक्य के बीच में पास शब्द आया है, अतः इसमें हैज, हैव, हैड में से कोई एक लगेगा। क्योंकि हैड वाले नियम में भी क्या था, पास शब्द। इसमें वाक्य के अंत में हा शब्द है इसलिए हैज, हैव में से कोई एक लगेगा। क्योंकि कर्ता बहुवचन है इसलिए हैव लगेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। आइए एक तीसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक पेन था। देखो इसमें भी पास शब्द आया है किंतु वाक्य के अंत में क्या आया है, था। पिछले वाले में क्या था, हा, इसमें क्या है, था। तो इसमें कौन सी सहायक लगेगी, हैड। इस वाक्य के बीच में पास शब्द आया है और वाक्य के अंत में था शब्द आया है, इसलिए दोनों वचन के कर्ताओं के साथ हैड लगेगा। यानी कि कोई भी वचन का कर्ता हो हम सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, हैड। आइए इसको हल करते हैं। तो मेरे की इंग्लिश क्या होगी, आई।
कर्ता लिख गया। उसके बाद क्या हमारा रूल था, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैड, ये हमने यहाँ से जान लिया। उसके बाद जो अन्य शब्द था, एक पेन। एक पेन की इंग्लिश क्या होगी, ए पेन। ये हो गया। ये हो गया साधारण वाक्य के नियम। साधारण वाक्य का नियम बहुत ही आसान है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस अन्य शब्द। बस आपको केवल वाक्य को पहचानना है कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। आप बहुत से वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा भी मैं आशा कर रहा हूँ। आप वाक्य को पहचानेंगे, पूरा वाक्य पहले सही से पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कौन सी सहायक क्रिया लग सकती है। उसके बाद उसका कर्ता देखेंगे, एक वचन का है कि बहुवचन का। जिस प्रकार से मैंने ये आपको समझाया है, इससे आप बहुत ही अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेना। इसका PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना बिल्कुल ही फ्री में। आइए अब आगे वाले निगेटिव के नियम देख लेते हैं और कुछ वाक्यों को भी हल करते हैं। निगेटिव का नियम जो है वो बहुत ही आसान है, सिर्फ ऊपर वाला ही है। क्यों, यहाँ पे सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाता है। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस अन्य शब्द, पिछले की तरह है, सिर्फ यहाँ पे सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना होता है, हमें नॉट। आइए मैंने तीन एग्जाम्पल लिखे हैं, आइए इनको हल करते हैं और इनको पहचानते हैं कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। पहला जो एग्जाम्पल है वो है, वह पागल नहीं है। वह पागल नहीं है। तो आप एक बार सोचिए इनमें कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। इनको मैं अभी साफ कर रहा हूँ, इनमें कौन सी सहायक क्रिया लग सकती है। देखो वाक्य के अंत में क्या है, हाँ। हाँ शब्द है तो इसमें कौन सी सहायक क्रिया लग सकती है। इसमें देखो ना, पास शब्द है ना कुछ, तो इसमें कौन सी लगेगी, इज एम आर में से कोई एक लगेगी। अब देखो, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया लग सकती है। कर्ता देखेंगे, अब हमें सहायक क्रिया लगाने के लिए कर्ता देखेंगे। कर्ता हमारा जो है वो है एक वचन, वह। तो वह की इंग्लिश होती है ही, सी, दैट। ही लिखेंगे या सी लिखेंगे या दैट, इससे अब हम कंफर्म करेंगे। देखो वह पागल नहीं है, इसमें किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो फिर हम इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही। उसके बाद हमें अपने नियम के हिसाब से क्या लिखना है, सहायक क्रिया। ही के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया क्या आएगी, इज। उसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट लिखेंगे, नॉट प्लस अन्य शब्द। अन्य शब्द में क्या आया है, पागल। पागल की मीनिंग क्या हो जाएगी, मैड। तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन, ही इज नॉट मैड। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तुम बुद्धिमान नहीं थे, तुम बुद्धिमान नहीं थे। देखो इस वाक्य में पास जैसा शब्द कोई आया ही नहीं, तो हम इसमें से मेरी 3 सहायक क्रिया निकल गई, हैज, हैव, हैड। अब बची कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसमें हा शब्द है नहीं, तो इससे 3 सहायक क्रिया और निकल गई, इज, एम, आर। बची कौन सी, वाज, वेयर। यानी इसमें वाज, वेयर में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। अब देखो वाज एक वचन कर्ता के साथ लगता है और वेयर बहुवचन कर्ता के साथ। अब इसका हम कर्ता देख लेते हैं, एक वचन है या बहुवचन। जब हमने वाक्य को देखा तो वाक्य की शुरुआत में क्या था, तुम, जो कि कर्ता है, और हमारा तुम कर्ता जो है इसकी इंग्लिश होती है यू, और यू बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है। तो हम यू के साथ जो सहायक क्रिया लिखेंगे वो लिखेंगे वेयर। आइए इसको हल करते हैं अपने नियमानुसार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता तुम की इंग्लिश क्या हो गई, यू। उसके बाद सहायक क्रिया, यू के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया वेयर। और उसके बाद हमें नॉट लिखना है, नॉट लिख दिया। उसके बाद अन्य शब्द, बुद्धिमान की इंग्लिश क्या होती है, वाइज। ये कर दिया। आइए इसका तीसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे पुस्तकें नहीं रखते हैं। देखो रखते हैं ये मैंने किस में बताया था, हैज, हैव में। जब वाक्य अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं आए तो हम हैज, हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ करेंगे और हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ। आइए अब इसका हम कर्ता देखते हैं, एक वचन है या बहुवचन। तो इसका जो कर्ता है वे की इंग्लिश होती है दे, जो कि बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है। तो हम इसमें सहायक क्रिया कौन से लगाएंगे, हैव। तो दे की इंग्लिश लिखेंगे अपने नियमानुसार, कर्ता वे की इंग्लिश दे, सहायक क्रिया हैव, नॉट लिखेंगे, नॉट लिख दिया। अन्य शब्द में क्या बचा, पुस्तकें। काफ़ी पुस्तकें हैं इसलिए बुक में एस लगा दिया, तो हमें इससे काफ़ी पुस्तकों का पता चल रहा है। आइए अब इसके इंट्रोगेटिव के रूल्स को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तब हमारा इसका नियम क्या है, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। यानी कि सहायक क्रिया हमें लिखनी है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कर्ता किस वचन का है, एक वचन का है या बहुवचन का। और उसके बाद क्या लिखना है हमें, कर्ता। ये ऊपर नॉट भी लिखा है, यानी कि अगर वाक्य नकारात्मक होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव हो, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ता के बाद नॉट लिखेंगे प्लस कर्म, यानी कि अन्य शब्द जो बचेगा उसके बाद प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ये हो गया इसका रूल। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्या वह राजू है। देखो वाक्य किससे शुरू है, क्या से,
तो ये हमारा नियम फॉलो होगा इसमें, ठीक है। हम नियमानुसार हल करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने नियमानुसार हल करना है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सहायक क्रिया। लेकिन हमें पहले सहायक क्रिया चूज करनी पड़ेगी, कौन सी लगेगी। हमारे पास सहायक क्रिया कितनी है, 8 सहायक क्रिया। सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। देखो इस वाक्य में क्या आया है, वह क्या वह राजू है, हाँ शब्द आया है। इसमें ना ही पास शब्द है ना ही रखता है, ऐसा कोई शर्त ही नहीं। तो हम इसमें समझ गए कि इज आर में से कोई एक लगेगा। अब हमें ये 3 क्रियाएं सहायक क्रियाएं पता चलेगी। अब हम देखेंगे इनमें से एक वचनकर्ता के साथ या बहुवचनकर्ता के साथ कौन सी लग सकती है। तो इसमें वचन जो है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमें पता है कौन सी सहायक क्रिया लगती है, एक वचनकर्ता के साथ लगती है इज। तो हम इसमें इज का प्रयोग करेंगे। तो अब हम अपने नियमानुसार हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। हमने कर्ता देखा, एक वचन था, तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या आएगी, इज लिख दिया। उसके बाद कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या था, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही लिख दिया। अगर नॉट नहीं होता वाक्य में तो हम यहाँ पे नॉट लिखते, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। प्लस कर्म यानी कि अन्य शब्द हमारा क्या बचा, राजू, तो हमने यहाँ पे राजू लिख दिया। प्लस इंट्रोगेटिव मार्क लगाना था, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हारे पास पुस्तक है, तो देखो इसमें कौन सा शब्द आया है, पास। अब देखो इसमें कौन सी सहायक क्रिया लग सकती है, हैज, हैव, हैड। लेकिन इस वाक्य के अंत में क्या आया है, तो इसमें कौन सी लगेंगी, सिर्फ 2 ही लगेंगी, हैज या फिर हैव। तो अब हमें ये देखना है कि वचन कौन सा है, उसी के अनुसार सहायक क्रिया आएगी। जब हमने वाक्य को पढ़ा तो यहाँ पे एक शब्द था तुम्हारे, जिसकी इंग्लिश होती है यू, और यू किसके अंतर्गत आता है, बहुवचनकर्ता के अंतर्गत। तो इसके साथ हम जो सहायक क्रिया लेंगे वो होगी हैव। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया अपने नियमानुसार। कर्ता देख लिया हमने, बहुवचन का था इसलिए हमने क्या लिखा, हैव। अब हमें क्या लिखना है, कर्ता। तुम्हारे की मीनिंग क्या होती है, यू लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट तो था नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे। प्लस कर्म यानी कि अन्य शब्द हमारे पास क्या बचा, पुस्तक लिख दिया। प्लस इंट्रोगेटिव मार्क लगाना था, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। अब देखते हैं हमारा दूसरा टाइप क्या है इंट्रोगेटिव का। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, देखो मैंने आपको ट्रांसलेशन के बेसिक में ही बता दिया था कि प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो वही प्रश्नवाचक शब्द इसके बीच में आएंगे। तो उनका जो हल करने का नियम है वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जो कि प्रश्न आएगा वाक्य के बीच में, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। प्लस सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, प्लस कर्ता, नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं। प्लस कर्म, प्लस इंट्रोगेटिव वर्ब। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रूल है वो पिछला वाला ही है, और यहाँ पे ये जो आया है वो जुड़ गया है सिर्फ। ये क्यों जुड़ा है, क्योंकि देखो जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो सबसे पहले हम उसे लिखेंगे और बाकी जो रूल है वो पिछला वाला लिख देंगे। तो ये एक ट्रिक है, ये इससे आप याद कर लेंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, उसके बाद अपना पहला वाला रूल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, तुम बुद्धिमान क्यों नहीं थे। ये जो क्यों है यही प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, यही प्रश्नवाचक शब्द है। तो हमें सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखनी है, तो आइए सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमारे पास 8 हैं। अब हम देखते हैं वाक्य कैसा है, उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे। देखो इस वाक्य के बीच में कोई पास शब्द तो आया नहीं है, तो हमारी 3 सहायक क्रियाएं हट गई, हैज, हैव, हैड। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इज, एम, आर के लिए कौन सा शब्द आना चाहिए, हा, जो कि इसमें नहीं है। इसमें कौन सा है, था, और था के लिए कौन सी मुख्य क्रियाएं थी, वाज या फिर वेयर। वेयर जो लगता था वो बहुवचन के साथ, और जो वाज था वो एक वचनकर्ता के साथ। अब हम इसमें देखेंगे कर्ता किस वचन का है। तो जब हमने कर्ता देखा तो वो था तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू किसके अंतर्गत आता है, बहुवचनकर्ता की। तो इसके साथ जो सहायक क्रिया लगेगी वो लगेगी वेयर सहायक क्रिया लगेगी इसके साथ। आइए इसको हम रूल के हिसाब से हल करते हैं। हमें सब कुछ तो पता चल गया, अब आइए सिर्फ इसको हल करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी थी, हमने लिख दी। अब क्या लिखना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम जान ही गए हैं, वेयर लगेगी, वेयर लगा दिया। अब क्या लिखना है, कर्ता क्या था, तुम की इंग्लिश क्या हो गई, यू। अब देखो इसमें नहीं आया था, और नहीं की इंग्लिश हम कहाँ लिखते हैं, कर्ता के बाद, तो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद क्या लिखना था, कर्म यानी कि अन्य शब्द। बुद्धिमान की इंग्लिश क्या होती है, वाइज, ये लिख दिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ पे लगा दिया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं मूर्ख क्यों हूँ। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, जो कि हो गई वाई, पिछले वाक्य में भी मिली थी। और देखिए ये वाक्य आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ ही आ गया होगा कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। इसमें पास जैसा कोई शब्द नहीं है, था आया नहीं है जो पिछले में आया था। इसमें क्या आया है, हा, तो इसमें कौन सी लगेगी, इज, एम, आर में से कोई एक लगेगी, इज, एम, आर में से कोई एक लगेगी। तो हम इसमें
अब देखेंगे कौन सी लग सकती है। देखो ये जो मैं है इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई। और हमने बताया था आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है? आई एम। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम। आइए अब इसको नियमानुसार हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी थी, जो कि हम लिख चुके हैं। उसके बाद सहायक क्रिया, आई के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया क्या आएगी? एम। उसके बाद क्या लिखना है? कर्ता। कर्ता कौन था? मैं की इंग्लिश क्या हुई? आई। उसके बाद कर्म यानी कि अन्य शब्द, मूर्ख की इंग्लिश क्या होती है? फुलिश। उसके बाद क्या लिखना है? इंट्रोगेटिव मार्क, वो लगा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप मन से पढ़िए, आपको नहीं आया फिर से वीडियो को रिकैप करिए, फिर से देखिए। तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। मेरे पास कितने सेब हैं? देखो कितने सेब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो इसको हम इस नियमानुसार हल करेंगे। अब देखो कितने की मीनिंग मैंने आप लोगों को दो बताई थी, एक हाउ मच, एक हाउ मैनी। हाउ मैनी कहाँ लगता है? जब वाक्य संख्यात्मक होगा, यानी कोई ऐसा शब्द होगा जिसको हम गिन सकते हैं, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हाउ मैनी। और जिसको हम गिन नहीं सकते उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हाउ मच। इसमें कितने सेब की बात हो रही है, यानी कि सेब होंगे तो हम गिन सकते हैं सेब को, तो इसके लिए हम कितने के लिए हम मीनिंग क्या लिखेंगे? हाउ मैनी। हाउ मैनी लिखेंगे। तो आइए इसको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले सबसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिख दिया हाउ मैनी। हाउ मैनी लिख दिया। उसके बाद देखो कितने के बाद जो भी शब्द आता है, कितने के बाद जो भी शब्द आता है उसे उसके साथ लिख दिया जाता है। तो कितने सेब थे, तो कितने सेब की मीनिंग एक साथ लिखेंगे। तो हाउ मैनी एप्पल्स, ये एक साथ आएगा, हाउ मैनी एप्पल्स। उसके बाद क्या था? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी लगेगी इसमें? देखो पास शब्द आया है, उसके बाद वाक्य के अंत में था आया है, तो हम सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे? हैड। कोई भी वचन का करता हो हम सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे? हैड। तो आइए सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया क्या हो गई? हैड। उसके बाद कर्ता, मेरे की इंग्लिश क्या होती है? आई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद इसमें कोई अन्य शब्द बचा नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ये हो गए हमारे सभी नियम इज, एम, आर, वाज, वेयर को, हैज, हैव, हैड को हल करने के। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो आप फिर से वीडियो को रिकैप करके देखिए, और ना समझ में आए हो तो फिर हमें कमेंट करके बताइए। और यदि कोई गलती हुई हो तो भी बताइए, कोई चीज़ ना समझ में आई हो वो भी बताइए, कुछ छूट गया हो तो भी बताइए हमें। प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना और फिर से हमें बताना। क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ 6 रूल और 2 पेज, उसके बाद टेंस समाप्त? हाँ, ऐसा हो सकता है। यदि आप अच्छे से मेहनत कर दें तो 6 रूल्स और 2 पेज में ही आप टेंस को समाप्त कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, सिर्फ 5 दिन। 5 दिन की कड़ाके की मेहनत आपको पूरा टेंस रटा देगी। बस आपको मैं जितना बताऊंगा आपको उतना करना है, आपको टेंस आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या है जो टेंस को सिखा देगा। ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो कि आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जो हमारे टेंस हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारे टेंस कितने होते हैं? 12। कुल मिला के कितने होते हैं? 12। तो हमारे जो टेंस हैं 12, आपको इनमें क्या क्या, ये चार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या है आइए देख लेते हैं। हमारे जो भी 12 टेंस हैं उनकी यहाँ पे क्या लिखी है? पहचान। आपको इनकी पहचान याद करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या? सहायक क्रिया याद करनी पड़ेगी। उसके बाद मुख्य क्रिया की फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी। यदि ये आपको चार्ट तैयार हो गया तो आप बहुत ही आसानी से टेंस को हल कर लेंगे। आगे मैं नियम बताऊंगा, सबसे पहले आपको इस चार्ट को तैयार करना पड़ेगा। चार्ट तैयार करने में कुछ भी नहीं है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान ये होगी, इसकी इसी प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। यानी आपको इसे अपने मस्तिष्क में बैठा के रख लेना है। इसकी सहायक क्रिया ये हो गई, आपको बहुत ही आसान है, आपको बस याद करना है। लेकिन यदि आपको टेंस सीखना है तो आपको इसे याद करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टेंस की स्पेलिंग थोड़ी गलत कर रखी है। टेंस यहाँ पे सी के स्थान पर एस होता है। यहाँ पे अक्सर मुझसे गलती हो जाती है, बचपन से हो रही है। यहाँ पे एस की जगह पर सी हो जाता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि यस होगा या सी, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यस होगा। जहाँ पे सी है वहाँ पे क्या होगा? एस। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आपको ये चार्ट तैयार करना है, तो आप इस चार्ट को तैयार कर लेना। उसके बाद अब मैं आपको रूल बता रहा हूँ, रूल कैसे हल करने। सिर्फ 6 रूल बताऊँगा बस। आइए देखते हैं। टेंस, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने सही लिख रखी है, एस लिख रखा है। आइए देखते हैं रूल नंबर 1। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म। इसका जो नोट्स है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट व पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर शेष सभी के लिए, शेष सभी 10 के लिए 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ दो और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ दो, तो ये रूल जो है वो 10 टेंस के लिए सहायक है, साधारण वाक्यों के लिए।
अब ये इन दोनों के लिए क्यों नहीं है, आइए बताता हूँ। देखो, जो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, इनके साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं लगती, इसलिए ये रूल उनके लिए सहायक नहीं है। ये रूल इसलिए सहायक नहीं है क्योंकि इस रूल में सहायक क्रिया बताई गई है और सहायक क्रिया इनके साधारण वाक्य के नियम में लगती नहीं है। तो आइए देखते हैं यह 10 टेंस के लिए किस प्रकार सहायक है। देखो, कर्ता जो होगा वो लगभग वही होगा। सहायक क्रिया आपको यहाँ पे वो लिखनी है जैसा टेंस होगा। आपने टेंस कोई वाक्य दिया है, आपने टेंस को पढ़ा, तो आपने टेंस के अंत में देखा आया उसमें गा गी गे में से कोई एक आया, तब उसके अकॉर्डिंग आप सहायक क्रिया लेंगे। सहायक क्रिया लेंगे शैल या फिर विल। विल जो है वो आता है किसी भी कर्ता के साथ, और जो शैल आता है वो आता है आई और वी के साथ। शेष सभी कर्ताओं के साथ कौन सा आता है, विल। तो आप जब वाक्य को पढ़ेंगे, आप वाक्य के अंत में देखेंगे, यदि आपको गागी गे मिल गया तो आप पहचान जाएंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, विल शैल। उसकी मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आप वाक्य को हल कर ले जाएंगे, क्योंकि इसका रूल जो है वो कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म है। आपको कर्ता पता ही रहेगा, सहायक क्रिया आप समझ जाएंगे, मुख्य क्रिया भी समझ जाएंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा वो लिख देंगे। ये हो गया साधारण वाक्य नियम। आइए देखते हैं नकारात्मक वाक्यों के लिए। नकारात्मक वाक्य मैंने पहले ही बता दिया, कुछ नहीं होता है, सहायक क्रिया के बाद सिर्फ नॉट लिखना होता है। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं इसका जो तीसरा रूल है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नेवर प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए। और कभी नहीं की मीनिंग क्या होती है, नेवर, ये जो नोट है वो भी पढ़ लेते हैं। कभी नहीं के प्रयोग से वाक्य साधारण हो जाता है। हाँ, ये तो बात है, वाक्य साधारण हो जाएगा हमारा, यानी कि यदि वाक्य में कोई भी ऐसा कुछ भी होता है तो वाक्य हमारा साधारण हो जाएगा। आइए इसका रूल नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए हमारा रूल नंबर चौथा है, और चौथे का टाइप 1 है, क्या है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। ऐसा हम इजेमार वाले वाक्यों में भी कर रहे थे। सबसे पहले क्या लिखते थे, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट, हमने पहले बताया था, अगर आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस इंटरोगेटिव मार्क। देखो, मुख्य क्रिया में मैं ना तो फॉर्म लिख रहा हूँ या ना ही यहाँ पे सहायक क्रिया के स्थान पर कुछ लिख रहा हूँ। सहायक क्रिया आपको चूज करनी पड़ेगी कौन सी लग सकती है, और सहायक क्रिया चूज कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें मुख्य क्रिया भी कौन सी लगेगी। इसी प्रकार दूसरा भी रूल देख लेते हैं। दूसरे रूल में मैंने पहले ही बताया था, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, और जो शेष रूल होता है वो पहले की तरह होता है। तो आपको ये भी रूल आ गया। तीसरा रूल क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द ही करता हो। देखो, ये एकदम साधारण हो जाता है। ये भी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। देखो, इंट्रोगेटिव मार्क तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस रहेंगे तो लास्ट में मैं लगाना ही पड़ेगा। और बाकी जो रूल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको वाक्य हल करने पड़ेंगे। आइए अगले रूल देख लेते हैं। रूल नंबर जो 5th है वो इस प्रकार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों के लिए। देखो, वो जो रूल मैंने बताया था साधारण वाक्यों के लिए, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए नहीं था और ना ही पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्यों के लिए नियम बताऊंगा। जब कर्ता एक वचन हो, कर्ता जब एक वचन होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कर्ता। यदि वाक्य में नेवर आएगा तो कर्ता के बाद लिखेंगे। यदि वाक्य में कभी नहीं आएगा तो उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, नेवर कर्ता के बगल में, प्लस मुख्य क्रिया में यस या यस प्लस कर्म लिखेंगे। यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों के लिए नियम, जब कर्ता एक वचन हो। देखिए, ईएस कब लगाते हैं, डबल एस सी एच एस एच ओ जेड एक्स के बाद हम ईएस लगाते हैं, और अन्य मुख्य क्रिया के साथ इसका प्रयोग करेंगे। यानी कि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यस लिखें या ईएस, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये जो छः अक्षर हैं इनके बाद हम ईएस लिखते हैं और शेष के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है गो प्लस ईएस, गो प्लस ईएस, यानी कि यहाँ पे क्या था, ओ यहाँ पे भी था, ओ के बाद हम क्या लिखेंगे, ईएस, तो हमने क्या लिखा, ईएस, तो क्या हो गया, गोज। जब कर्ता बहुवचन हो तब भी इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब हम इसका रूल देख लेते हैं। कर्ता प्लस यदि नेवर होगा तो हम कर्ता के बाद ही लिखेंगे, यदि वाक्य में कभी नहीं होगा तो हम उसकी इंग्लिश नेवर कर्ता के बाद लिखेंगे, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, यानी कि मुख्य क्रिया में यस या एस में अब नहीं लगे, नहीं हमें सिर्फ मुख्य क्रिया ही लिख देनी है। आइए पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों के लिए नियम देख लेते हैं। क्या है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस कर्म। यदि कभी नहीं वाक्य में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश नेवर कर्ता के बाद ही लिखेंगे, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस कर्म। इसमें हमें कर्ता ये नहीं देखना कि एक वचन है कि बहुवचन, ये साधारण वाक्य है तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे कर्ता के बाद। ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं नीचे, आइए इनको पढ़ते हैं।
डॉट 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 प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि यहाँ पर चाहे जो कुछ हो, प्रेजेंट एक तो हो सकता है प्रेजेंट, दूसरा कौन सा हो सकता है पास्ट, तीसरा कौन सा हो सकता है फ्यूचर। पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट में से कोई एक हो। यदि वो परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ मुख्य क्रिया की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और ये जो दूसरा नोट है इसे भी पढ़ लेते हैं। डॉट 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 कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। यानी कि या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जो भी टेंस हो कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म ही आती है। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको हल करने हैं, स्वयं ही हल करने हैं और हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। पहला क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा है। इसके अंत में आप सभी के अंत में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है। उसी प्रकार आप टेंस में जाएंगे, वहाँ से आप सहायक क्रिया चुनेंगे, मुख्य क्रिया चुनेंगे। आपको समझ में आ गया। आप जो मैंने रूल बताए उन्हीं से हल करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनको हल करके भेजेंगे। जो भी मुझे कमेंट बॉक्स में हल करके भेजेगा उसे मैं हर्ट गिफ्ट करूँगा, यानी कि उसे हर्ट प्राप्त होगा मेरी चैनल की ओर से। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट